देखिए जो हमारी जो क्लास है ये हमने पिछली जो क्लास है लास्ट क्लास में हमने जो हमारी जो लास्ट क्लास में था हमने डिस्कस किया था अकबर के बारे में। लेकिन अकबर के साथ अब हम डिस्कस करेंगे किसको, जहांगीर को। लेकिन उसमें जहांगीर को भी हमने थोड़ा सा देखा था। तो यहाँ पे जहांगीर का जो पीरियड है, टाइम है, वो 1605 से लेकर के 1627, यानी कि अगर देखा जाए 22 ईयर्स जो है इसने रूल किया है। अकबर द एल्डेस्ट सन प्रिंस सलीम, यानी कि जो जहांगीर का रियल नेम क्या था, सलीम। और मैंने आपको बताया था कि सलीम जो है, और आपने देखा होगा जोधा अकबर भी बहुत सारे सीरियल्स बने हैं इसके ऊपर। तो जो सलीम था ये बड़ी एक तरीके से देखा जाए अकबर ने बड़ी मन्नतों के बाद ही पैदा हुआ था सलीम, क्योंकि इसका एक ही बेटा था। तो अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ प्रिंस सलीम एज्यूम द टाइटल ऑफ नसरुद्दीन महमूद जहांगीर, यानी कि इसने किसका टाइटल लिया था, कौन सा एज्यूम किया था, नसरुद्दीन महमूद जहांगीर के नाम से ये जो है दिल्ली के थ्रोन पर या मुगल जो नेक्स्ट जो मुगल बादशाह बना था। एंड द असेंडिंग द थ्रोन, यानी कि ये जो है थ्रोन पर बैठा किसका टाइटल लेकर किसका एज्यूम किया था, नसरुद्दीन महमूद जहांगीर। ही वाज बोर्न एट फतेहपुर सीकरी नियर इन आगरा, यानी कि इसका जो ये कहां पर पैदा हुआ था, इसका बॉर्न कहां हुआ था, कहां पैदा हुआ था, ये फतेहपुर सीकरी जो सलीम चिश्ती थे उनकी जो एक तरीके से कहते हैं यहाँ पर सलीम चिश्ती की एक छोटी सी एक रूम था। उसी रूम में जो है जब जो अकबर की जो वाइफ थी यानी कि जहांगीर की जो मदर थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है जब नसरुद्दीन महमूद माँ के पेट में थे, तो उसी समय जो है फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की जो एक रूम था उसी में उनको छोड़ आया था अकबर। और वहीं पर ही आगरा के पास में ये फतेहपुर सीकरी एक छोटा सा प्लेस है, यहाँ पर ये पैदा हुआ। और इसी के नाम पर यानी कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। He was given the proper education by his tutor रहीम खान खाना। समझ रहे हैं इसको, जो है इसका जो ट्यूटर था वो कौन था, रहीम खान खाना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। He was given proper education by his tutor रहीम खान खाना, यानी कि रहीम खान खाना एक तरीके से देखेंगे जो अकबर के टाइम में जो अकबर का जो आर्मी चीफ था यानी कि चीफ कमांडर था बैरम खान, ये बैरम खान का सन था रहीम खान खाना। द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर, सॉरी ही वाज द प्रॉपर एजुकेशन इज रहीम खान खाना। अब यहाँ पे देखेंगे यानी कि जो जहांगीर का सबसे जो बड़ा बेटा था यानी कि सबसे बड़ा जो सन था खुसरो ने जो है जहांगीर के खिलाफ अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया था। समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्या है, एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम बट वाज सरप्राइज्ड। लेकिन बाद में जाकर हम देखेंगे इसको जो खुसरो ने जो है, क्योंकि खुसरो की जो मां थी मानबाई, और ये राजा मानसिंह जो थे यानी कि तरीके से देखेंगे कि भगवान दास की ये डॉटर थी मानबाई। और ये मानबाई जो है एक तरीके से देखेंगे तो जिसको हम जोधा अकबर कहते हैं, हकीकत में वो जोधा नहीं थी, ठीक है। उनका नाम था हरका, जिसको हम जोधा कहते हैं उसको क्या, उसका रियल नेम क्या था, हरक्का बाई, ठीक है। हरक्का बाई के साथ में मैं ये जो है जिससे सलीम पैदा हुआ था, सलीम की जो मदर का जो नाम था जहांगीर की मां का नाम था हरका बाई। लेकिन ये जो है किसकी डॉटर थी, ये किसकी सिस्टर थी, ये भगवान दास। तो ये जो हरका बाई थी इसी की जो एक तरीके से राजा भगवान दास की बेटी कौन थी, मानबाई। तो मानबाई की जो मैरिज हुई थी वो जहांगीर के साथ हुई थी। अगर देखा जाए ये जो राजा मानसिंह जो थे एक तरीके से जहांगीर के मैटरनल अंकल थे,
यानी कि अगर कहें तो मामा, मामा की बेटी के साथ ही जहांगीर की शादी हुई थी, जिसका नाम था मान भाई। और मान भाई से ये एक जो सबसे बड़ा जो इसका बेटा था यानी कि सन था खुसरो, ये मान भाई से ही पैदा हुआ था। और मान भाई जो है, मान भाई जहांगीर की जो बुरी आदतों से, जो इसकी बैड हैबिट्स थी, उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और परेशान होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड करने की वजह से खुसरो ने क्या कर दिया था, अपने जो फादर है जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और इस रिवोल्ट को देखेंगे दबा दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था। जो इसका छोटा बेटा था खुर्रम, जिसको आगे चल करके शाहजहां के नाम से देखेंगे, खुर्रम ने इसको जाकर के पकड़ लिया और पकड़ करके इसको अंधा कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था। इसकी दोनों आंखें, जो आंखें थी वो सारी की सारी इसको ब्लाइंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बट वाज सरप्राइज्ड खुसरो रिसीव पैट्रोनेज इन गुरु अर्जुन देव, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने क्या दे दिया था इसको अपना, एक तरीके से देखेंगे तो गुरु अर्जुन देव ने अपना हाथ जो है किसके ऊपर रख दिया था, खुसरो के हाथ पे। और ये गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5th गुरु थे। जो सिख रिलीजन की अगर बात करें तो इंग्लिश 5वें गुरु की कह सकते हैं। गुरु अर्जुन देव executed for his blessing to the rebel princes, यानी कि एक तरीके से देखेंगे अपने ब्लेसिंग की वजह से जो है खुसरो को का साथ दिया था। और खुसरो के साथ देने की वजह से जहांगीर इस वजह से थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ा नाराज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा एंग्री हुआ। और इसकी वजह से जो गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी लगवा दी थी। यानी कि 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, 5th गुरु ऑफ सिख रिलीजन, गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। समझ रहे हैं, पूछा जा सकता है कि कौन से गुरु थे, 5th गुरु गुरु अर्जुन देव। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो है कैप्टन हॉकिंस, यानी कि अगर देखा जाए, एक आपने देखा, आप आगे देखेंगे एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 16वीं सेंचुरी में इंडिया आई थी। लेकिन उस समय जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जब मुगल दरबार में आया था तो इसने जो है जहांगीर से रिक्वेस्ट की कि, एक तरीके से इसने रिक्वेस्ट की कि मैं जो है, हम यहाँ पे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे मर्चेंटर्स यहाँ पे ट्रेड के पर्पज से आए हैं, अगर आप हमें परमिशन दें तो यहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या है, जो भी जो यहाँ के जो गुड्स थी, इंडिया की जो गुड्स होती थी, खासतौर से जो स्पाइस, जो साउथ इंडिया में मसाले वगैरह थे, इनको खरीदते थे और यहाँ से सेल करके, यहाँ से खरीद करके अब जो है यूरोप में जाकर के उनको सेल करते थे। तो यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के। एंड थॉमस रो, और दूसरा कौन था, थॉमस रो, विजिटेड जहांगीर कोर्ट। ठीक है। और ये बताते हैं कि ये पेशे से डॉक्टर भी था, ये इसका जो ऑक्यूपेशन कौन सा था, डॉक्टर। और डॉक्टर होने की वजह से उस समय जहांगीर जो है बहुत ज्यादा जो वाइन होते वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड था, बहुत ज्यादा दारू पीता था, बहुत सारा नशा करता था। और जैसे उसने जो है वो दिल्ली का यानी कि मुगल बादशाह बना था, उसके बाद इसने क्या कर दिया था, जितनी भी जो उसकी बुरी आदतें थी, बैड हैबिट्स थी, उनको सबको छोड़ दिया था। लेकिन उसी बीच में जहांगीर की बहुत बुरी हालत हो गई तो उसका ट्रीटमेंट जो है कैप्टन हॉकिंस ने किया था। तो कैप्टन हॉकिंस को ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो उसको परमिशन, यानी कि यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन कैप्टन हॉकिंस के कहने पर, कैप्टन हॉकिंस की रिक्वेस्ट पर इंडिया में दी। और दूसरा कौन व्यक्ति, एक और पर्सन आया था, थॉमस रो, सर थॉमस रो भी इसके जो है कोर्ट में आया था। देखिए जहांगीर के बारे में एक और चीज कही जाती है कि जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा किस पर था, उस समय बहुत ज्यादा पेंटिंग जो है मुगल दरबार में जो है पेंटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें कि पेंटिंग का टाइम था। और यहाँ इसके जो दरबार के अंदर यानी कि इसके कोर्ट के अंदर कई सारे पेंटर्स थे और वो ऐसे पेंटर्स थे जो बर्ड्स या जो एनिमल्स वगैरह होते थे उनकी बहुत अच्छी चित्रकारी यानी कि आर्ट्स बनाते थे।
ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये इसका जो टाइम है पेंटिंग के लिए फेमस रही है, ठीक है। लेकिन जहांगीर ने अपनी एक किताब लिखी है, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तजुके जहांगीर इन पर्सियन, यानी कि पर्सियन लैंग्वेज। दो ही ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। भाई बाबर ने जो है वो किस में लिखी थी, टर्किश में, और इसने किस में लिखी है, पर्सियन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो टर्किश में बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख पाई थी क्लास में, लास्ट क्लास में। इसी बीच में हम देखेंगे जहांगीर को ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी, बहुत ज्यादा अस्थमा, सांस का मरीज हो गया था, अस्थमा हो गया था, और जैसे ही कश्मीर पहुंचा था वहां पे एकदम अचानक से सर्दी बढ़ी, समझ रहे हैं, और ये जो है लाहौर में जाकर के इसकी डेथ हो गई थी, और लाहौर में ही इसकी जो बड़ी कब्र है वहीं पर इसको दफना दिया गया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि इसी के टाइम में सबसे पहली बार इंडिया के अंदर एक नई चीज की स्टार्टिंग हुई थी, एक नई चीज, एक नया जो है टेक्निक, पितृदुरा। पितृदुरा का मतलब होता है कि ये जो है इसी के टाइम में सबसे पहले जो एक बिल्डिंग बनाई गई थी, और आपने देखा होगा आगरा के अंदर, समझे, एतमादौला का मकबरा, टाउन ऑफ एतमादौला, ठीक है, टाउन ऑफ और ये जो है यहाँ पे क्या होता था, इसमें जो है पितृदुरा जो थी, इसमें एक खासियत ये होती थी कि पत्थर को काट करके, जो स्टोन होता था उसमें काट करके, उसमें जो पत्थर कोई फूल, जो फ्लावर्स वगैरह, ये जो उनकी जो पत्तियां वगैरह होती थी, उसी के अंदर उनको क्या कर दिया जाता था, फिट कर दिया जाता था। इसको पितृदुरा आप देखेंगे आगरा या ताजमहल, और खासतौर से जो एमयू की जामा मस्जिद है उसमें भी आप देखेंगे ये चीज है कि पत्थर के अंदर, यानी कि स्टोन के अंदर ही जो स्टोन होते थे उसके पत्तियां या जो फ्लावर्स वगैरह होते थे उनको उनके अंदर फिट कर देते थे, या जो है जो आप देखेंगे जैसे जो गोल्ड है या डायमंड से उनको उसी के अंदर फिट कर देते थे, समझ रहे हो, उसको पितृदुरा कहा जाता है। हाँ, लेकिन एक और चीज है कि ये एतमादौला कौन था। एतमादौला एक तरीके से देखेंगे, ये वैसे तो जहांगीर ने कई सारी शादी मैरिज की थी, लेकिन 1611 एडी में एक लेडी थी नूरजहां। ये नूरजहां जो थी एक विडो थी, और इसके जो हस्बैंड जो है एक तरीके से देखेंगे जो मुगल आर्मी में ही थे, और ये विडो हो चुकी थी नूरजहां। तो ये जो है नूरजहां जो है, जैसे जहांगीर ने देखा था तो जहांगीर जो है इसको देख करके एकदम सरप्राइज हो गया था, एक तरीके से देखा, और उसने इसको प्रपोज कर दिया था शादी मैरिज के लिए। तो और ये मैरिज के लिए जब प्रपोज किया था तो इसके जो फादर थे एतमादौला, जब इनकी डेथ हुई थी तो इसी के नाम पर एक टॉम्ब बनवा दिया था। आगरा के अंदर आप देखेंगे बहुत ही जो है ब्यूटीफुल प्लेस है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है अगर देखा जाए ताजमहल से पहले की। और इसी में जो है हम देखेंगे कि अब नूरजहां जो है एक तरीके से देखेंगे, जहांगीर जब दरबार में बैठता था, यानी कि अपने कोर्ट में बैठता था, तो उस बीच में इसकी एक चेयर पड़ गई थी बराबर में। ये यानी कि कोई भी फैसला, अगर कोई भी डिसीजन लेता था जहांगीर, बिना इसकी परमिशन के नहीं लेता था। लेकिन हम देखेंगे कि इसकी एक बेटी थी लाडली बेगम, इसकी डॉटर थी लाडली बेगम, और जहांगीर जहांगीर की डेथ होने के साथ ही हम देखेंगे कि इसने जो है अपनी, जहांगीर की डेथ से पहले इसने अपनी बेटी की जो मैरिज है वो जहांगीर का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा सन था शहरयार, यानी कि ये नूरजहां जो थी, नूरजहां की बेटी डॉटर थी जिसका नाम क्या था, लाडली बेगम। ये किससे पैदा थी, जो इसका जो विडो हुई थी, जिसे नूर अफगान कहा जाता है, उसके हस्बैंड का नाम क्या था, नूर ए अफगान, यानी कि नूर अफगान से पैदा थी। अब ये अपनी जो पोजीशन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये जितने भी फैसले लेती थी बिना जहांगीर, यानी कि जहांगीर बिना इसकी मर्जी की कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। अब जैसे ही पता चला कि जहांगीर की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इसने तुरंत क्या किया, जो नूरजहां की जो डॉटर थी, जो किससे पैदा थी, नूरजहां और नूर अफगान से पैदा थी, जिसका नाम क्या था, लाडली बेगम।
और ये जो शहरयार था ये जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था, सबसे छोटा क्या सन था। इसने तुरंत क्या किया, लेकिन इसके ये जहांगीर और जो जगत गोसाई से, इसकी मदर का नाम क्या था, जगत गोसाई, ये उससे पैदा हुआ था। तो इसका जो है दोनों का जो निकाह हो गया, और निकाह होने के तहत यानी कि लाडली बेगम का जो निकाह है या मैरिज है वो शहरयार के साथ करा दी। और उधर जहांगीर की जैसी पता चली कि जहांगीर की डेथ हो गई है, और तुरंत शहरयार को क्या कर दिया इसने, एक तरीके से देखेंगे रबड़ के स्टैम्प के तौर पर मुगल बादशाह बना दिया। और मुगल बादशाह बनने के तहत हम देखेंगे कि जो आगे जो हम देखेंगे शाहजहां, ठीक है, 1628 से 1658 एडी। ये जो शाहजहां है, जो खुर्रम, जैसे खुर्रम को पता चले कि खुर्रम तुरंत इन दिल्ली की तरफ आएगा और ये अपने जो भाई है शहरयार को मार देगा, और मार करके जो है नेक्स्ट जो है मुगल बादशाह यानी कि शाहजहां, जो खुर्रम था वो शाहजहां के नाम से दिल्ली का अगला बादशाह बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे इसको, शाहजहां, देखिए चलिए शाहजहां को देखते हैं। शाहजहां बॉर्न टू जोधाबाई या जगत गोसाई। देखिए हकीकत में जो है यानी कि ये जो जहांगीर की जो है सेकंड वाइफ थी, और जोधाबाई का मतलब क्या है यहाँ पर, जो जोधपुर की जो लड़कियां होती थी, समझ रहे हैं, जोधपुर की लड़की जो गर्ल्स होती थी उनके नाम के पीछे जोधाबाई लगता था। जो जोधपुर यानी कि जोधपुर एक रजवाड़ा था, एक रियासत थी, एक स्टेट था, और वहां की जितनी भी लड़कियां जो डॉटर्स, वहां की जितनी भी लड़कियां होती थी, गर्ल्स होती थी, उनके नाम के पीछे क्या टाइटल लगता था, जोधाबाई। हकीकत में जोधाबाई जो है जहांगीर की वाइफ का नाम था, ठीक है, लेकिन जो जिसको हम जोधाबाई समझते हैं उसका नाम क्या था, हरक्काबाई। ठीक है, बॉर्न टू जोधाबाई। जोधाबाई यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना किसकी, जहांगीर की वाइफ का नाम है, ना कि अकबर। और जगत गोसाई, इसका एक तरीके से दूसरा नाम क्या था, जगत गोसाई। इन लाहौर इन 1592, यानी कि जो जहांगीर है 1592 में वो किससे पैदा हुआ था, जहांगीर और जोधाबाई से पैदा था। हिज रियल नेम वाज खुर्रम, यानी कि इसका वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था, खुर्रम। इन एडी 1612 ही गॉट मैरिड, यानी कि ही गॉट मैरिड अर्जुमंद बानो बेगम। समझ रहे हैं, 1612 में इसने जो है अर्जुमंद बानो बेगम से क्या कर ली, शादी कर ली, नोन एज मुमताज महल, यानी कि जिसको किसके नाम से जाना गया, मुमताज महल के नाम से। यार इसी की मेमोरी में, इसी की याद में आप देखेंगे कि ताजमहल बनाया था। ताजमहल जो बनाया है मुमताज महल की वजह से बनाया, क्योंकि ये जो है एक बार जब नाइट में ये सो रही थी, उसी बीच में इसको एक ड्रीम आया था, एक सपना आया था, और सपने में इसने बहुत ही जो ब्यूटीफुल एक बिल्डिंग देखी थी। और जब ये जो यानी कि आगरा जो है एक तरीके से देखा है तो किस रिवर के ब्लैंक पर है, यमुना के। जब ये यमुना ब्लैंक पर घूम रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे बादशाह यानी कि शाहजहां और मुमताज, तो उसने बताया कि मैंने रात एक ऐसा ड्रीम देखा है, एक ऐसा सपना देखा जिसमें एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देखी है। और उसने जैसे वो बिल्डिंग जो है वहां पे बताते कोई सूफी संत टाइप का एक पर्सन घूम रहा था, उसने तुरंत जो है तस्वीर बना करके उस रेत पर यानी कि जो नीचे ही उस पर बना करके दिखाई। उसने कहा कि, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद जब ये अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, यानी कि जब बच्चा को जन्म दे रही थी उसी समय जो मुमताज महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की डेथ होगी। बच्चे को जन्म यानी कि अगर देखेंगे डिलीवरी पीरियड में जो है अर्जुमंद बानो बेगम की डेथ हो गई। और जैसे डेथ हुई तो ये जो है एक तरीके से देखेंगे कि जहांगीर शाहजहां जो है अर्जुमंद बानो बेगम से बहुत ज्यादा यानी कि देखा जाए तो प्यार करता था, और इसी की याद में यानी कि इसने क्या बना दिया था, ताजमहल। समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जो ताजमहल है एक तरीके से ये अगर कहें तो एक टॉम है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा बनाने जा रहा था एक और ताजमहल, और ये व्हाइट
संगमरमर का है, ये ब्लैक स्टोन का है, ये व्हाइट स्टोन है, समझ रहे हैं, ये व्हाइट स्टोन का है। और दूसरी तरफ क्या किसका बनाया जाता, ब्लैक स्टोन का। और यहाँ पे एक प्लानिंग थी इसकी कि यहाँ पर एक जो है पुल, समझ रहे हैं, एक जो है यहाँ पे पुल बनाया जाए। और ये पुल किसका होगा, सिल्वर का, चांदी का, सिल्वर का पुल बनाने की प्लानिंग थी, जिस पर किसका, गोल्ड का जो है पानी चढ़ाया जाता है, जिससे कि क्या है कि एक रिवर के यहाँ बीच में कौन सी रिवर होती, बीच में यमुना रिवर होती, ये यमुना रिवर होती, एक तरफ तो क्या हो जाता, ये व्हाइट ताजमहल, और ये इधर क्या होता, ब्लैक ताजमहल, और बीच में जो है यानी कि अगर देखा जाए सिल्वर का एक पुल बनाने का प्लान था। लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे, आप जहाँ बिल्डिंग है ताजमहल की, उसके दूसरी तरफ को बाकायदे तैयार भी हो गई थी। लेकिन इसी बीच में औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इसको, शाहजहां को, अपने जो फादर थे शाहजहां, उसको अरेस्ट कर लिया था। और अरेस्ट कर करके जो लास्ट के जो 8 साल हैं शाहजहां के, वो बहुत ही पेनफुल गुजरे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि आगरा के किले में ले जा करके, आगरा जो फोर्ट है, रेड फोर्ट आगरा वाला, उसमें ले जा करके अरेस्ट कर दिया था। और अरेस्ट करने के बाद सीधा का सीधा कहा कि आप जो भी है यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, गॉट मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम नोन एज मुमताज महल, ठीक है। तो मुमताज महल, और मुमताज महल की याद में ही 1632, यानी कि 1632 में क्या हो गई थी, मुमताज महल की डेथ हो गई थी। और जैसे ये डेथ हुई थी इसकी, मुमताज महल की, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की, तो इसी की मेमोरी में, इसी की याद में ताजमहल बनवाया था, समझ रहे हैं, ताजमहल। और ताजमहल के बारे में बताया जाता है 20 इयर्स लगे थे, 20 इयर्स, यानी कि कंप्लीट कब हुआ था, 1652 में। ये पूरी तरीके से 1652 में कंप्लीट हुआ था, 20 साल पूरे के पूरे, 20 इयर्स, जिसमें 20,000 जो लेबर्स थी उन्होंने कंटिन्यूस काम किया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी जो फाउंडेशन है वो कोई वुड है, लकड़ी है, उस पर रखी गई है। और जब तक उसको, समझ रहे हैं, तब तक, जब तक उसको पानी मिलता रहेगा, वाटर मिलता रहेगा, तब तक वो खराब नहीं होगी, उसकी जो फाउंडेशन है वो खराब नहीं होगी। और जब खराब नहीं होगी, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये कम से कम 9 रिएक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है उसको इसमें झेलने की ताकत है। और ये हर जो है दोपहर को इसका अपना एक कलर, अलग कलर होता है, नाइट में इसका अलग कलर हो जाता है। इसमें जो स्टोन लगा हुआ है उसकी खासियत है कि वो अलग अलग कलर देता है अलग अलग टाइम में, समझ रहे हैं। तो ये जो है जब तक पानी है तब तक ये जो है इसका जो है, और साथ ही साथ ये भी है कि इसकी जो फाउंडेशन है उसमें बीच बीच में जो है क्या, कुएं बनाए गए, जिससे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो सके, जिससे कि वो जो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो खराब नहीं हो सके, इसके ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देखते हैं, द लास्ट इयर्स ऑफ शाहजहां वर पेनफुल, ठीक है, यानी कि जो लास्ट के 8 साल थे वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थे शाहजहां के लिए, बिकॉज ऑफ दिस ब्रिचुअल बार ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो इसके जो है 4, अगर देखा जाए 4 सन्स थे, और आपस में किसको लेकर के, यानी कि देखा जाएगा कि तरीके से सक्सेशन को लेकर के, उत्तराधिकारी के को लेकर के, राजा बनने के लिए आपस में लड़ाई चली, और इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि जिसमें, क्योंकि जो शाहजहां जो था वो दारा सिकोहो, ये दारा सिकोहो जो है नेक्स्ट जो है बादशाह बनाना चाहता था, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल था। लेकिन इनको लेकर के क्या हो गया कि द ब्रिचुअल वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन हिज 4 सन्स, और आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि आपस में ये जो है औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को कत्ल करके, मर्डर करके दिल्ली, यानी कि अगर देखेंगे मुगलों का अगला बादशाह बना। He was imprisoned by his son औरंगजेब इन आगरा फोर्ट, और औरंगजेब ने क्या कर दिया अपने फादर को आगरा के फोर्ट में
कैद कर दिया, यानी कि 8 साल जो है कैद करके रखा। एंड डाइड इन कैप्टिविटी इन 1858, यानी कि 1658 में क्या हो गई, शाहजहां की डेथ हो गई। और उसको जो है जैसे डेथ हुई तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो होता है ना, जो लास्ट टाइम में यानी कि जो दफनाया जाता है, तो दफनाने के लिए बताया जाता है कि जो है सबसे जो निम्न दर्जे की जो कोर्ट के जो लोग होते थे वो अपने उस पर लेकर के गए थे शाहजहां को, समझ रहे हैं? जो एकदम जो लोअर डिवीजन के जो लोग थे दरबार कोर्ट के अंदर, जो आगरा के फोर्ट में थे, वो लोग लेकर के गए थे। कहां पर? यानी कि जो ताजमहल के पास में 2 कब्र हैं, एक किसकी? मुमताज की, और दूसरी इसी के बराबर में शाहजहां की। लेकिन वो जो रास्ता है, जो एक ऐसा जगह थी जो बंद कर दिया गया, लेकिन पहले तक, अब से 10 साल पहले तक वो खोला जाता था। ही वॉज बरीड एट ताजमहल आगरा बिसाइड हिज लविंग वाइफ। और कहाँ दफना दिया उसको? उसकी जो लविंग वाइफ थी मुमताज के बराबर में दफना दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि इसने जो है आगरा के किले में मोती मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था, मोती मस्जिद। लेकिन दिल्ली का किला भी बनवाया था, जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, यानी कि अपनी कैपिटल कहां से ले गया था? आगरा से सीधी कैपिटल कहां ले गया था? शाहजहानाबाद, दिल्ली में। और वहीं पर ही एक पूरा का पूरा रेड फोर्ट बनवाया था, जिस पर आज जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, फ्लैग या अपना जो स्पीच देते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को, समझ रहे हैं? तो इसीलिए। और लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी। यानी कि जो अकबर ने कौन सा बनवाया था? आगरा का किला। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, लेकिन आगरा के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली का किला किसने बनवाया था? दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। थोड़ा सा इस चीज को याद रखना, ठीक है? क्योंकि अकबर ने जो है रेड फोर्ट आगरा बनवाया था, उसमें मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन यहाँ पर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, मोती मस्जिद उसके अंदर मोती टाइप के एकदम होता, देखेंगे एकदम मोती जो होता है ना, उस एकदम उसकी आकार में, उसकी साइज में, उसके अंदर मस्जिद है जो शाहजहां ने बनवाई थी। लेकिन जो शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली के अंदर, उसमें जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब, he was the third son of शाहजहां, born in उज्जैन। यानी कि ये जो है शाहजहां का कौन सा? थर्ड सन, born in उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश। he took the title of आलमगीर, यानी कि इसने किसका टाइटल लिया था? आलमगीर, in 1659। यानी कि जितने भी अपने जो दुश्मन थे, या जो अपने जो इसके जो दुश्मन थे, उनको सबको मौत के घाट, सबको मार करके किसका टाइटल एज्यूम किया? he took the title of आलमगीर in 1659। he was called a जिंदा पीर। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी कि जिंदा पीर या लिविंग सन। जिंदा पीर यानी कि जिंदा पीर का मतलब है कि यहाँ पे औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब कभी अपने एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट, इसने कभी भी अपने जो है जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता था या जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उससे कभी कुछ स्पेंड नहीं करता था। जो भी अपना जो खाना पीना रहन सहन जो भी करता था, वो अपने जो भी इसकी अपनी इनकम होती थी, इनकम क्या होती थी? ये टोपी जो लगाते हैं उसको बुनता था, कुरान जो है उसको लिखता था, और कुरान के साथ साथ ये जो है जो भी मजदूरी या मेहनत करता था उसी से अपनी इनकम का अपना खर्च चलाता था, समझ रहे हैं? तो ये जो है एक तरीके से जिंदा पीर या लिविंग सन। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसके टाइम में इसने क्या किया कि जितने इस्लाम के अंदर जो बुराइयां थी सबको क्या कर दिया? पूरी तरीके से खत्म कर दिया। खत्म से मतलब है कि एक तरीके से उसको अगर कोई जैसे मजहर जो होते हैं, मजहर वगैरह या पीर जो होते हैं, वहां पर जाना बंद कर दिया। जो पक्की कब्रें होती थी उनको तोड़वा दिया, समझ रहे हैं? यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो औरंगजेब जो थे वो बहुत ही ज्यादा इस धार्मिक यानी कि कट्टर मुसलमान थे, समझ रहे हैं? लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि जो इस्लाम के अंदर जो बुराइयां थी
उनको एक तरीके से दूर किया। जो हम देखेंगे कि बहुत सारी बुराइयां थी कि लेडीज जो होती थी वो क्या जाती थी, कब्रों पर जाती थी, कब्रों पर जाने से मना कर दिया, उन्हें पनिश करने का ऑर्डर कर दिया। और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर इन्हीं के यानी कि औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब नॉट ओनली गुड, कहा जाता है कि औरंगजेब नॉट ओनली गुड रूलर बट आल्सो ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। समझ रहे, औरंगजेब ना केवल एक अच्छा शासक था बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। यानी कि औरंगजेब नॉट ओनली गुड रूलर बट आल्सो ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए थोड़ा सा औरंगजेब, इसके टाइम में औरंगजेब अंडर हिम द मुगल एम्पायर रीच्ड हिज ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड दिस लार्जेस्ट सिंगल स्टेट। यानी कि इसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम में देखेंगे जो इंडिया था हमारा, ये जो है सबसे बड़ा इस समय, इसके टाइम में सबसे बड़ा स्टेट था। देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो रीजन था, ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा का पूरा चाइना के आसपास का ये जो एरिया था, ये सब किसमें, ये ईरान के आसपास का एरिया जो है ये पूरा का पूरा उस समय भारत का हिस्सा था। यानी कि अब तक का देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कंट्री था। लार्जेस्ट का मतलब है कि इसके टाइम में, जिसको हम क्या कहते हैं, आज के टाइम में देखेंगे तो बहुत सारे जो हिंदू वो होते हैं वो कहते हैं कि अखंड भारत है। अखंड का मतलब जिसमें अफगानिस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, ये कंधार वंधार, ये बर्मा, ये सारा का सारा जो एरिया है, तो वो औरंगजेब के टाइम में इंडिया जो है वो टॉप पर था। यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल था। पावरफुल के साथ साथ इसी के टाइम में सबसे ज्यादा जो हिंदू मनसबदार का मतलब होता है ऑफिसर्स, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं उनको मनसबदार कहा जाता है। ठीक है, एवरी नोन इन इंडिया, यानी कि लार्जेस्ट सिंगल स्टेट एवरी नोन इन इंडिया। द हिंदू मनसबदार हाउएवर मेंटेन द हाई प्रोपोर्शन ड्यूरिंग हिज रूल। यानी कि इसके टाइम में देखेंगे सबसे ज्यादा जो है जितने भी मुगल अब तक के हुए हैं, जितने भी जो मुस्लिम रूलर्स हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट ऑफिसर्स जो थे वो कौन थे, हिंदू। सबसे ज्यादा जो है इसके कोर्ट में सबसे ज्यादा इसके टाइम में सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर्स थे। और वो भी करीबन बताते हैं 33% जो है ऑफिसर्स जो थे, टॉप मोस्ट ऑफिसर, वो हिंदू थे। समझ रहे हैं? तो इसके टाइम में क्या कि औरंगजेब के बारे में जो कुछ कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब उतने बुरे नहीं थे जितने बुरे बताया जाता है हिस्ट्री में। औरंगजेब कुछ बुराइयां थी, उन बुराइयों की वजह से जो औरंगजेब ने क्या है, यानी कि अपने सिद्धांतों की वजह से या अपने प्रिंसिपल्स की वजह से औरंगजेब जो है बदनाम हुए हैं। बाकी औरंगजेब इतने बुरे भी नहीं है जितना बुरा कहा है हिस्ट्री ने कहा है। In 1675 he ordered arrest and execution of ninth Sikh Guru Tegh Bahadur। यानी कि देखेंगे कि इन्होंने औरंगजेब ने ऑर्डर दिया 1675 में, और जिस ऑर्डर के तहत जो गुरु तेग बहादुर थे, जो 9th गुरु थे, 9वें गुरु थे सिखों के, उनको यानी कि देखा जाए मृत्यु दंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। और कैपिटल पनिशमेंट के साथ ही यहाँ पे देखेंगे 5वें गुरु को किसने कैपिटल पनिशमेंट दिया था, जहांगीर ने। और ये कौन से थे, 9th गुरु। ठीक है, औरंगजेब डाइड इन 1877 एंड वाज बरीड एट दौलताबाद या महाराष्ट्र। यानी कि देखेंगे कि जो औरंगजेब की जो डेथ है वो कब हो गई, 1707 में। और इसको कहां पर दफना दिया गया, दौलताबाद में। दौलताबाद यानी कि जो आज के टाइम में महाराष्ट्र के पास में जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ही दफना दी गई। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी के साथ जो है मुगल जो एम्पायर है, मुगल जो एम्पायर है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। और डिक्लाइन होने के पीछे कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, समझ रहे, रिलीजियस पॉलिसी, यानी कि एक तरीके से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो मुस्लिम था। और ये रिलीजियस पॉलिसी और रिलीजियस के साथ साथ जो इसने जो है द्वारा से जो है जजिया टैक्स है या पिलग्रिम टैक्स है वो द्वारा से इंपोज कर दिया था। और इंपोज करने की वजह से जो राजपूताना और यानी कि राजपूताना के पूरा का पूरा इसके अगेंस्ट में आ गया। और यहाँ से जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है। डिक्लाइन के साथ ही हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे
4-5 रूलर और पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो केवल यहीं तक ही था, औरंगजेब तक। लेकिन अब हम जो देखेंगे अगली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो हिस्ट्री ऑफ अरब देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ से लेकर के, यानी कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल के साथ साथ कुछ वहाँ पे देखेंगे, कुछ बैटल भी नहीं, उन बैटलों को भी देखेंगे। तो इसमें जो है अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हिस्ट्री ऑफ अरब। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।